मैं आपका दोस्त शुभम झा स्वागत करता हूँ इस चैनल पे इजी लर्निंग विद शुभम झा। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन। दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एंड पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग ग्रेविटेशन पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, नॉट डिस्कवर, ठीक है। डिस्कवर तो किसी और नहीं कर लिया था, तो हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, जैसे हमने ग्रेविटेशन का डेफिनेशन डिस्कस किया था। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इज द नेचुरल फिनोमिनन बाय विच ऑल थिंग्स विद मास आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो चलो यहाँ पे मैंने बोला ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो आज का जो टॉपिक है ना, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या ये दोनों एक है? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को रिवील नहीं किया था, लेकिन आज मैं रिवील करता हूँ, ठीक है। आई गॉट सम कमेंट्स जो मुझे बोल रहे थे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक नहीं है, तो मैंने इसको ना इस चीज़ के लिए बचा के रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। जब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ को हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें पता चलेगा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ क्या होता है। दो बॉडी के बीच में जब मास होगा, जब भी दो बॉडी के बीच में मास होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूटन यूनिवर्सल, मतलब दो बॉडी के मास होगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये इस बारे में है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी ना, जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल, ठीक है। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को जीएफ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब कोई भी इसको गुड फ्रेंड मत समझना या फिर छोड़ दो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ, प्यारा सा अर्थ, ओके, हाँ ठीक है। एंड ये कोई भी दूसरी बॉडी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, ठीक है, अर्थ के साथ दूसरी बॉडी के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? अर्थ का। और ग्रेविटेशन क्या है? जो भी दो बॉडी होगी, मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। m1 मास इसका है, m2 इसका है, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलेंगे। चलो अब असली मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आज का जो असली मुद्दा है उस पर आते हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये नोट्स दिखाए थे, ठीक है। ये नोट्स मैंने दिखाए थे। हम इस नोट्स को ना डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। नोट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ना कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, कमाल की बात है, ठीक है। ये आपको बहुत कम लोग बोलेंगे, वॉट एवर गोज अप कम्स डाउन। क्या कहा मैंने? जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने छोड़ दिया, ये नीचे गया, छोड़ दिया, नीचे गया, राइट। ऐसे कुछ भी चीज़, जैसे मेरे पास एंकर चिप है, इसको मैं छोड़ दिया, नीचे गया, तो वॉट एवर गोज अप कम्स डाउन। चलो सर, बहुत अच्छी बात है, आपने कमाल ही बोल दिया। वॉट एवर गोज अप मतलब अर्थ है, ठीक है। जो भी अर्थ में ऊपर जाएगा वो नीचे अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा। हाँ, यही तो सर गुरुत्वाकर्षण है, यही तो ग्रेविटी है। अच्छा, तो चलो सर, मेरे मन में ना एक डाउट है। क्या सर? ये सैटेलाइट है ना सर, ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसको ना सर रॉकेट में डाल के भेजते हैं, आपको पता है? हाँ, ये तो मुझे पता है। तो सर ना मेरे मन में डाउट ऐसा है कि सर ये हमारा अर्थ है, ओके, और ये हमारा रॉकेट गया और यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ठीक है, इट गोज अप। मगर सर ना ये सैटेलाइट जो है ना सर, ये घूम रहा है सर। व्हाट सर? ये ना घूम रहा है सर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि सर वॉट एवर गोज अप वाई डू इट डोंट कम डाउन। ये सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? चलो, तो आज इस चीज़ को ना हम समझ लेते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमें समझना ही है, मगर हम इसे भी समझ लेते हैं कि वॉट एवर गोज अप इट कम्स डाउन, बट समटाइम इट डज नॉट कम डाउन और इट माइट नॉट कम डाउन टू। वाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये जो कंडीशन है ना, ये घूमने वाला है, इसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होता है निकलने के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए होता है घूमने के लिए। ये सब हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हमारा मेन फोकस किस पे है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। बस मैंने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को, आपको बताया है कि ये चीज़ें होती है, ये घूमता है जिस वेलोसिटी के कारण उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। चलो, अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है जो मैंने रेड और ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइड वेज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? साइड वेज, ठीक है, साइड वेज। तो अब ना एक जो सैटेलाइट होगा ना, उसको अगर उसके साइड में मोशन करना है, इसके बगल में मोशन करना है, सर्कुलर मोशन जो हमने समझा था पिछले कुछ वीडियोस में, तो अगर उसको सर्कुलर मोशन करना है ना, तो उसको इसमें ही घूमना पड़ेगा,
ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन हमने क्या समझा था, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द रेडियस, मतलब सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है ऑन द रेडियस, इट इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो चीज़ है ना, इसको अर्थ का, देखो ये जो अर्थ है ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये पुल अगर नहीं होगा ना, ये पुल अगर नहीं होगा तो ये जो है ना हमारा सैटेलाइट, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये पुल नहीं होगा तो हमारा सैटेलाइट बाहर चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये साइडवेज नहीं होंगे ना, ये साइडवेज नहीं होंगे ना, तो ये नीचे गिर जाएगा, क्या होगा, अर्थ से क्रैश कर जाएगा। क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। अगर ये साइडवेज नहीं हुए तो अर्थ से ये क्रैश कर जाएगा, और अगर ये पुल नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि सैटेलाइट क्यों घूमता है। हमने इस चीज़ को आज ये लेक्चर में रिवील कर लिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा चलो, तो अब मेरे मन में ना एक सवाल है, चलो एक सवाल देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, कोई भी अब आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे। ये अर्थ है, ये जिसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ये अर्थ है, ठीक है। इसके बगल में ये ब्लैक कलर से छोटा मून है, ये क्या है, मून, चंदा मामा, अपनी दुनिया अर्थ, ठीक है। अपना दुनिया तो अर्थ ही है ना, ठीक है। और ये हमारा लाल सूरज, ठीक है। सूरज को मैं क्या बुलाता था, चाचा, चंदा को मामा। अब इतनी नज़दीक तो है नहीं एक्चुअली, बट चलो ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अब देखो कैसा सीन कैसा होता है ना, कि ये इसका ऑर्बिट होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अपना जो अर्थ है ना, वो किधर घूमता है, रिवॉल्व करता है, किसके, रिवॉल्व अपने अराउंड करता है, और रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड, तभी दिन रात वगैरह वगैरह सब होते हैं, ठीक है। दिन रात एक्चुअली ये मूवमेंट के कारण होता है, और इसके कारण साल बदलता है। ओके, नाउ ये जो मून है ना, ये अर्थ के बगल में घूमता है, राइट। तो जैसे मैंने अभी हम लोगों ने समझा था पिछले डायग्राम में कि ये सैटेलाइट था अर्थ के बगल में, उसी तरीके से मून इज ऑल्सो नेचुरल सैटेलाइट। तो सेम ये साइडवेज है, और यहाँ से उसको पुल मिल रहा है, ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है, इसके कारण इन दोनों के बीच में क्या है, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, देखेंगे हम कैसे होता है वो। तो इसके कारण ये नहीं हो रहा है। अब ये जो सन है ना, उसके बगल में अर्थ भी इसी कंसेप्ट के कारण घूम रहा है। तो हमने क्या सीखा, वॉट एवर गोज अप विल कम डाउन एंड सम टाइम माइट नॉट कम डाउन टू। तो हमने ये चीज़ को समझ लिया। अब देखो एक कमाल की बात बताता हूँ, ठीक है, एकदम कमाल की बात। अब कोई, आप कभी या समुद्र के किनारे गए हो, गए ही होगे यार, ऑफकोर्स गए होगे, समुद्र किसने नहीं देखा है। हम लोग महाराष्ट्र में, एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र, समुद्र तो देखा ही होगा ना। चलो, तो समुद्र ये देख लेते हैं हम लोग, ये मून है, ये अर्थ है, और ये इसके अंदर समुद्र है, ठीक है। बहुत सारा समुद्र है अपने पास तो, ठीक है। तो ये जो समुद्र है, इसमें ना टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। कैसे आते हैं बताओ, कैसे आते हैं बताओ ना, किसी को पता है। आई नो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि ये जो टाइड्स आते हैं ना, ये भी इसी चीज़ के कारण आता है, इस ग्रेविटेशन। ये जो मून है ना, मून, चंदा मामा, इसके अंदर भी ग्रेविटेशन है, क्योंकि इसका भी कुछ मास है ना। अगर इसके पास भी मास है तो इसके अंदर भी ग्रेविटेशन होगा। अब यही ग्रेविटेशन पुल ना जब इस तरफ होगा, देखो जैसे ये मून है और इस तरफ अर्थ फेस कर रहा है, तो जिस तरफ मून है ना, उस तरफ से ऐसे हाई टाइड होंगे। क्या होगा, हाई टाइड, ठीक है। और जिस तरफ ये फेस नहीं कर रहा है ना मून को, मतलब दूसरी तरफ लो टाइड होगा। अब हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है, इट्स अ होमवर्क फॉर यू। अब ये आप खुद पता कर लेना, इट्स नॉट दैट हार्ड, बट आई होप कि आप लोगों को ये कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे और पढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग जो डिस्कशन करना है लास्ट में डिस्कशन करेंगे अबाउट क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वगैरह वगैरह। तो अब पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा मैंने, खाली अर्थ में नहीं, मैंने तो पहले रिवील कर दिया कि खाली अर्थ में नहीं होता है। कहाँ कहाँ होता है, हर वो बॉडी में होगा जिसके पास मास होगा। ग्रेविटेशन हर वो बॉडी में होता है जहाँ पे मास होता है, लेकिन ग्रेविटी, अगर हम बात करें, ग्रेविटी अर्थ का होता है, राइट। ग्रेविटी किसका होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद अदर बॉडी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से अदर बॉडी जब रिएक्ट करती है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। खाली प्लैनेट्स नहीं, हर बॉडी जिसके पास मास है, मून के पास भी होगा, मून तो सैटेलाइट है, फिर भी उसके पास ग्रेविटेशन होगा। खाली हैवी चीजें ना, हल्की चीजों में भी होगा ना, एटम में भी तो ग्रेविटेशन होगा। अब सपोज करो है ये छोटा वाला मार्कर है, ये बड़ा वाला मार्कर है, राइट। अब ये छोटा वाला मार्कर तो हल्का है, तो क्या ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये आसमान में जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी नीचे गिर रहा है, सही है ना। अगर ये भी नीचे गिर रहा है मतलब इसको भी ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है, राइट। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखा, हम लोगों ने लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज मास, मैंने यहाँ आंसर लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज मास।
और तब से हम लोगों ने डिस्कस कर करके इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि जिस भी बॉडी के पास मास होगा उसके पास ग्रेविटेशन होगी। अब एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने लिखा ना यही है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो अब मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, ठीक है, आप लोग मुझे मेरे मन के सवाल का ना जवाब दोगे कि न्यूटन ठीक है क्योंकि न्यूटन ने किया, लॉ ठीक है क्योंकि कोई कानून है कि दो बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशन ठीक है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, नॉट रिकॉर्डेड है, रिलेटेड है, ओके। लेकिन ये यूनिवर्सल क्यों है भैया? यूनिवर्सल क्यों बोल दिया इसको? चलो लास्ट में देखेंगे यूनिवर्सल क्यों, ठीक है। वैसे मैंने कुछ आपको बताया भी था, एक एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वापस मैं उसी में, आप तब तक जब तक वीडियो चालू है हम लोग ये डिस्कस करते तब तो आप सोच के कमेंट करो कि वो एग्जांपल क्या था जिसको यूनिवर्सल में कंसीडर कर सकते हैं। ओके चलो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ओके ओके ओके, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज मास नो मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मास, क्या लिखा है मैंने? नो मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। जैसे ये भारी है, मैग्नीट्यूड मतलब पता है ना आप लोगों को, एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, मास भी होता है, नहीं मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो इसके पास कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू कम है मास में, इसकी ज़्यादा है, फिर भी ये दोनों गिर रहा है, ठीक है। तो हर नो मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मास, इसका वजन 2 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ओके। एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड, ये हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, मतलब बहुत छोटे में लिखा है मैंने। एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स, आगे भी है, यहाँ तक है, ब्लू कलर से जो भी दिख रहा है सब कुछ है, ठीक है। देखो ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 है, ठीक है। ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है। ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये एक बॉडी है जिसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन है। किसी ने कुछ सोचा? बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, और ये दोनों सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस r। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r, देखो यहाँ पे ना r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r है, ये दोनों फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है सर, क्या कहता है? ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सिंपल भाषा में, स्केलर वेक्टर में देखते हैं, बट ये क्या है, सिंपल भाषा में क्या है, मल्टीप्लीकेशन विथ, क्या लिखा है मैंने ये, विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ द टू बॉडी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडी, ठीक है, मासेस ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। क्या कहा मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। लिख लेना इसको, नोट्स बना लेना इस चीज का, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये आर डिस्टेंस है ना, स्क्वायर, क्या बोला मैंने, स्क्वायर, इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स स्क्वायर, ओके। सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों प्लैनेट बोल सकते हो आप, दोनों बॉडी की मासेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैं रिवील करूंगा, ठीक है, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। एफ इज वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे और फिर इसको रिवील करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे और फिर इसको रिवील करने की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। चलो ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों LHS दोनों का सेम है, तो एक बार लिख लिया, और RHS में ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ एक बार, कुछ लोगों को नहीं जमता है, इट्स नॉट दैट हार्ड, बट कुछ लोगों को नहीं जमता है, जैसे मुझे ही बचपन में नहीं जमता था। बचपन मतलब सर आप 10th में बच्चे थे, हाँ, मुझे तो मेरी मम्मी बच्चा ही बुलाती थी। चलो ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, चलो नीचे ही कर देता हूँ, ओके, थोड़ा सा कैमरे को नीचे ले लेते हैं, तो ये दिख रहा है ना आपको, ओके ठीक। तो देखो एफ इच, देखो ये कैसा है, m1 मल्टीप्लीकेशन विथ m2 मल्टीप्लाई बाय 1/r²। अब देखो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, m1 डॉट m2/r², ठीक है। अब हमें ना ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है। देखो यहाँ तक तो न्यूटन ने बता दिया था भाई, ठीक है, यहाँ तक न्यूटन ने ना बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये इसको उस न्यूटन ने हटाया, ठीक है। सपोज क्या करना है, ऐसे ही हुआ था, ठीक है, इसको हटाया, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो फिजिक्स में फॉर ईज पर्पस हम लोग क्या डालते हैं,
ग्रेविटी मतलब एक भी कोई भी कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। हमने केपलर्स लॉ में भी ये चीज़ देखा था, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे ये जी को क्या कहते हैं मालूम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे मैंने क्या लिखा है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट kg स्क्वायर रेज टू -2। क्या मजाक चल रहा है भाई? कुछ लोग देखो, ये है बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, मगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। क्यों? पेज बुक में ना एक पेज पे ऐसा लिखा होता है, दूसरे पेज पे ऐसा लिखा होता है, बोलते हैं यार प्रिंटिंग मिस्टेक। लगता है ना गलती से ये जो ऐसे वाला लाइन था ना, या यहाँ आ गया, और ऐसा कुछ चीज़ तो सोच लेता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम देखते क्यों होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो जी की वैल्यू है ना, जी की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे? जी इज इक्वल टू, जी यहाँ पे रह गया एफ के साथ, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन यहाँ पे जो था, ठीक है, मल्टीप्लाई में मतलब यहाँ देखो ये इसके साथ इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, m1 डॉट m2, ठीक है। तो अब देखो हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, एज प्रॉमिस्ड कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये। तो अब देखो ये ऐसा हो गया, ओके। तो ये जो डेरिवेशन है इसमें जी की वैल्यू किसने दी थी पता है तुम्हें? हेनरी कैनवेडिश ने दी थी, ठीक है। कैवडेनिश, हेनरी, बेसिकली हेनरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो जी की वैल्यू है वो दी थी हमें हेनरी ने। हेनरी ने और क्या दिया था? हेनरी ने और अर्थ की डेंसिटी दी थी, ठीक है। अर्थ की डेंसिटी को कैसे फाउंड करते हैं वो भी हेनरी ने ही बताया था। और क्या दिया था सर हेनरी ने? तो और हेनरी ने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था। हेनरी के नाम पे ही उसका नाम हाइड्रोजन रखा गया है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो तो हेनरी जाने, ठीक है। हेनरी के नाम के कारण ही हाइड्रोजन को नाम दिया गया था, क्योंकि उसने ही डिस्कवर किया था। ओके चलो, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हेनरी के नाम पे क्यों है, हेनरी क्या है एंड ऑल, ठीक है। बस ये जान लो कि जो जी की वैल्यू है ना वो जनरल नॉलेज, जिसको हेनरी ने दिया था, न्यूटन ने नहीं दिया था, काफ़ी सालों बाद दिया था उसने। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च किया और फिर वो दे पाया था। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। तो अब सर अब इसका जो यूनिट आपने कुछ तो दिखाया था, क्या दिखाया था? कुछ तो मैंने ये दिखाया था, ये क्यों आया? तो हम लोग ना यहाँ पे जी के आगे जो भी टर्म्स है ना सबका ऐसा यूनिट लेंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट मैंने नहीं बताया था अब तक आपको, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। देखो ना, आर फॉर रेडियस, ठीक है, आर फॉर रेडियस, रेडियस एक लेंथ है, ठीक है ना। तो लेंथ को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा ना, मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर। मुझे पता है आप 10th में ऑप्शन होशियार तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाते हैं, m4 मास है यहाँ पे, ये क्या है? मास। ये भी डॉट प्रोडक्ट है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। तो kg इंटू kg क्या होगा? आप समझ ही गए होगे, kg स्क्वायर। तो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाला क्यों लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये अपॉन है, ठीक है, ऐसे होगा। ये तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2, सर इसको -2 कैसे बनाया था? सर ये कैसे किया था? तो देखो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये डिवाइड को ऊपर लिया, डिवाइड को ऊपर लिया। कैसे? मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ और फिर अच्छे से लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और खाली सीखने को नहीं मिलेगा, डिटेल में सीखने को मिलेगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं इसको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, 15 20 25 मिनट दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो कैसे हो गया, हमारे पास ये था, जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2, ठीक है। तो ये हो गया जी का फॉर्मूला। नाउ अब हमने क्या दिखाया था इसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन kg स्क्वायर। तो देखो ये इसको अपन ऐसे लिखे, ठीक है, या इसको अपन ऐसे लिखे, मतलब हम लोग इसे ऐसे लिखें, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बात तो एक ही है ना सर, 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो। तो अब जो ये डिवाइड है, अगर इसको ऊपर लेंगे तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है? अगर इस डिवाइड को हम लोग ऊपर लेंगे तो ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने बचपन में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वो कहता है कि ये जो ऊपर पावर है ना ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा है, ओके। तो यही बात है खाली न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और मैंने एक सवाल पूछा था आप सबसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। समझ में आया आपको?
ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसके लिए इसको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल था टाइड वाला। ठीक है, तो वो टाइड वाला एग्जाम्पल था, आप कुछ भी बोल सकते हो, एप्पल गिर रहा है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, ठीक है, बस काफ़ी, एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा और लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, आपको बातें पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छे सिंपल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इजी तरीके से लर्निंग, तभी मैं बोलता हूँ इजी लर्निंग विद शुभम झा। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी किसी भी बातों का बुरा लगा होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।